अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफ़र। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के हेड ऑफिस में और अलीगढ़ का और सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की बुनियाद के अंदर। और उसके बाद 1956 में जब यह हेड ऑफिस कायम हुआ तो यहाँ पर अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग जो हैं वो जुड़ना शुरू हुए। आज भी 1500 से ज़ायद मेंबर हैं और इसीलिए आज हम यहाँ पर आए हैं कि ये जो अगस्त का महीना होता है इसमें ख़ास तौर पे हम अपनी हिस्ट्री की जानिब जाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त क्या ख्वाब थे, क्या सोच थी और उसके बाद आज हम किस जगह पे खड़े हुए हैं। हमारे साथ आज मेहमान हैं डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। मुमताज़ माहिर माशियात हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, पाकिस्तान में कैसे हालात बेहतर हो सकते हैं उसकी आप बात करते हैं, बड़े ज़बरदस्त अंदाज में करते हैं। कभी इनकी बात को सुना जाता है, कभी नहीं सुना जाता। ख़ुद भी सूबा सिंध में और बलूचिस्तान में आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे हैं, एडवाइज़र रहे हैं, तो हम आज जानेंगे कि इनके मशवरों पर कितना अमल हुआ है। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप फरमाएं कि 1968 में आपने कोलकाता से पाकिस्तान की तरफ हिजरत की। 68 एक ऐसा दौर था कि जब अयूब खान साहब की हुकूमत थी, बल्कि वो भी आखिरी टाइम चल रहे थे। और एक तरह से अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया और पाकिस्तान का तो वहाँ जमहूरियत थी, यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी। उसके बावजूद जो है आपकी फैमिली ने फैसला किया कि नहीं जी पाकिस्तान चले जाना चाहिए। तो इसका मतलब पाकिस्तान में आपको उम्मीद नज़र आ रही होगी, पाकिस्तान में आपको रोशनी नज़र आ रही होगी, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तरक्की नज़र आ रही हो। तो क्या सोचती उस वक्त, क्या हालात थे? मेरा नहीं ख्याल है कि मेरे वालिदैन ने कोई सियासी फ़ैसला किया था। 1964 के दौरान पूरे मशरक़ी हिंदुस्तान में, बिहार, असम, उड़ीसा, बंगाल में बहुत बड़े पैमाने पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ राइटिंग हुई है और बहुत नुकसान हुआ। हमारे अपने, मैं तो उस वक्त टीनेजर था और हमें याद है कि घर में बहुत शोक मनाया जाता था। एक हमारे जानने वाले थे, उनके बेटे को बॉयलर में डाल दिया था, मुसलमान था वो। और मेरे फादर एक फैक्ट्री लगा रहे थे तो अभी तैयार भी नहीं हुई थी, उन्होंने आग लगा दी थी। तो उस वक्त ये तय किया था कि पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान ज़ाहिर एक अट्रैक्टिव ऑप्शन था इसलिए कि उसकी तरक्की के बड़े चर्चे थे पाकिस्तान के। और सर हमने तरक्की की भी थी। अगर हम देखें 70s तक हम बहुत आगे थे, 70s के एंड तक बहुत आगे थे हम इस रीजन के अंदर जो है। तो सर जो हम तरक्की कर रहे थे उसके बाद आप क्या समझते हैं कि तरक्की हमारी कहाँ आके रुकी है? 47 से 77 तक 30 साल का अरसा है। पाकिस्तानी रियासत की नौयत जो है वो एक डेवलपमेंट स्टेट की थी। रियासत का मकसद था तरक्की करना। तो इस दौरान फ़ौजी हुकूमत भी आई, जमहूरी हुकूमत भी आई, वो हुकूमत भी आई जिसका जो तरीका था पॉलिसी मेकिंग का वो कैपिटलिस्ट था। वो भी आई जो सोशलिस्ट थे, लेकिन सबका एक मकसद था, तरीक़ाकार मुख्तलिफ था लेकिन मकसद सबका तरक्की थी, माशी तरक्की। और हमने इस 30 साल में बहुत तेज़ी से बड़े पैमाने पे माशी असासे बनाए। बहुत कारखाने लगे, पावर स्टेशंस लगा, तरबेला, मंगला, जिसने पाकिस्तान की माशी जोग्राफ़ी बदल दी। जहाँ घास नहीं उगती थी अब 2 फसलें होती है, जहाँ रेत उड़ती थी वहाँ शहर है, बस्तियाँ हैं। पोर्ट कासिम बना, हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स, ये सारे असासे इस दौर में बने। 77 में जो डेवलपमेंट स्टेट की नौयत थी पाकिस्तान की वो ख़त्म हो गई और हम एक सिक्योरिटी स्टेट बन गए। और रियासत का मकसद जो था वो जंग करना अफ़गानिस्तान में और दीगर जगह पे, और तरक्की उनका मकसद नहीं रहा। और 1990s में जब वापस जमहूरी हुकूमत आई तो कर्ज़ों का बोझ इतना बढ़ चुका था कि तरक्याती कामों के लिए पैसे ही नहीं थे और आज तक हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। आप पाकिस्तान के शुरू के देखें, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ थी जो एक मुनसिफाना पाकिस्तान का ख्वाब रखते थे, काम करते थे। उन्होंने कुर्बानियाँ भी बहुत दी इसके लिए। जो
अयूब खान की जो हुकूमत थी और जो जुल्म हुआ इन लोगों के ऊपर, जो बहुत तरीके से वो लोग जो एक मुनसिफाना पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद करते थे, वो सियासतदानों को, वो सिविल सोसाइटी के वर्कर्स को, जर्नलिस्टों को, स्टूडेंट्स को, ट्रेड यूनियन को पीट के उनको तोड़ा गया। जी डॉक्टर कैसर बंगाली साहब के कुछ ख्यालात इकॉनमी के हवाले से बड़े डिफरेंट भी हैं। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो के नेशनलाइजेशन के फैसले को ये सही समझते हैं। प्राइवेटाइजेशन के जो आजकल प्राइवेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा बात हो रही है, उसके भी एक खिलाफ है, किस हद तक खिलाफ है, ये इस पर भी हम बात करेंगे। और ये सब कुछ जो जुड़ा हुआ है ना, बल्कि पूरी दुनिया ही जुड़ी हुई इकॉनमी है। और पाकिस्तान का मुस्तकबिल भी यही है कि जो फैसले होने वो मईशत की बुनियाद पर होंगे। तो उस पर इनके क्या ख्यालात हैं, क्या सोच है, और वो हम जानेंगे अगले सेशन में। तो ब्रेक के मुलाकात करते हैं, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के हेड ऑफिस में। हमारे साथ बहुत ही सीनियर अलीगरियंस मौजूद हैं, अलीगढ़ से पढ़े हुए बहुत ही काबिल लोग जिनका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, आज हमारे साथ हैं। आपके ख्यालात भी जानेंगे। डॉक्टर कैसर बंगाली साहब अपने जो उनके ख्यालात हैं, जो उनके विजन है, उसका इजहार आज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब फरमाइए, ये तो हमने थोड़ी सी बात की 47 to 77 और फिर आज की तरफ भी हम थोड़ा सा बढ़ें, लेकिन मैं दोबारा वापस पलटना चाहूँगा। आज एक बड़ा मसला जो है वो प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने देखा मुख्तलिफ मौक़ों पे आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो फैसला था नेशनलाइजेशन का, उसको आपने सपोर्ट किया कि वो सही फैसला था, जबकि हमें ज़्यादातर लोग ये कहते हुए मिलते हैं कि जनाब वो बहुत बुरा फैसला था और हमारी जो चल भी रही थी इंडस्ट्रीज़ या जो भी इदारे चल रहे थे वो भी तबाह बर्बाद हो गए, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पहुँचे। मैं इस तरह कहता हूँ कि जो 22 ख़ानदान थे वो पाकिस्तान से निकल जाते उस वक्त अपना सरमाया लेके, ठीक, और एक उसमें ख़ानदान है जिसमें हमारी कुछ रिश्तेदारियाँ भी थी, तो घर में बातें भी होती थी, वो भी डिस्कशन करते थे कि किस मुल्क में अब जाके हमने रहना है। जाहिर है इंग्लैंड सबसे पहला चॉइस था, लेकिन वो कहते थे इंग्लैंड में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई और तरक्की याफ्ता मुल्क में जाएं जहाँ पर हम अपना सरमाया लगा सकें। तो मज़े की बात यही थी कि जब वो कहते थे ना कि अपना सरमाया लगा सके, सरमाया उनका नहीं था, सारे कर्ज़ों का सरमाया था। पिकेक और NDFC उस वक्त रियासत की बैंक्स थे, इन्वेस्टमेंट बैंक, उनका कर्ज़ा लिया हुआ था, वो ये लेके जाना चाह रहे थे बाहर। तो कारखाने बंद हो जाते हैं, मईशत से एक सरमाया बाहर जाता, मुल्क को बहुत नुकसान होता। लेकिन नेशनलाइजेशन ने ये फ़्लाइट ऑफ कैपिटल रोक दिया और वो कारखाने जो थे यहाँ वो चलने लगे और फुल कैपेसिटी पे चलने लगे और मुनाफा देने लगे। ठीक है, तो ये सर आपका ऑन रिकॉर्ड आ गया, आपका ये जो व्यूज़ हैं, और इसको हम डिबेट के लिए ओपन भी करते हैं और हम आगे जो हमारे और एक्सपर्ट्स होंगे उनसे हम यकीनी तौर पे इस पर बात करेंगे। अब आज की तारीख में हम बात करते हैं सर कि ये जो आज जो हमारे इदारों का हाल है और जिस तरह से तबाही है PIA की या और इदारों की, तो इसका हल क्या सिर्फ प्राइवेटाइजेशन ही है? क्योंकि हमने अपने हाथों से अपने इदारों को तबाह किया है। जहाँ 10 लोगों की ज़रूरत थी वहाँ हमने 100 लोग लगा दिए, और हमने सियासी जमातों ने अपनी इजारादारी या इवन डिक्टेटर्स ने भी अपनी इजारादारी कायम रखने की कोशिश की कि हमारे हाथ से ना निकल जाए, और हमने मेरिट पे नहीं रखा इन इदारों को। इसमें ज़रा एक कदम पीछे जाए। मार्केट इकॉनमी हमने अपनाई, जिसमें यह है कि हर चीज़ प्राइवेटाइज होनी चाहिए, हुकूमत का कोई काम नहीं है मईशत में। मार्केट इकॉनमी जो है वो जवाबदेह है क़ुव्वत ख़रीद को, ज़रूरत को नहीं। मेरे पास ये फूल ख़रीदने के बहुत पैसे हैं, आप फूल का कारखाना लगाएंगे, फूल के बाग लगाएंगे। मेरे बच्चों के मेरे पास जूते ख़रीदने के पैसे नहीं है, जूते के कारखाना कोई नहीं लगाएगा, चाहे सब नंगे घूम रहे, नंगे पैर घूम रहे। ठीक है, तो रियासत का काम एक तबके को माहौल देना है मुनाफा कमाने के लिए,
या आवाम की ज़रूरियात पूरे करने के लिए। अगर आपने रियासत के सारे पीछे हट गई और कहा कि मार्केट करेगा, निजी शोबा करेगा, निजी शोबा तो जवाबदेह है क़ुव्वत ख़रीद को, जिसके पास पैसे होंगे वो अशिया बनेगी और जिस चीज़ के लिए पैसे नहीं है वो अशिया नहीं बनेगी। नहीं, लेकिन सर हम जब अपने इदारों को नहीं चला पाए, हमारी नाअहली कह लें, बदनीयती कह लें, तो अब क्या करें? कोई और रास्ता नहीं है प्राइवेटाइजेशन का। और ये हम मिसाल भी हम दुनिया की देते हैं, ये दुनिया में प्राइवेटाइजेशन हुई है, हुकूमतें जो है वो खुद नहीं चला रही अपने इदारों को। बहुत जगह प्राइवेटाइजेशन रिवर्स हुई है, तो प्राइवेटाइजेशन को रोका गया है। ये भी मिथ है कि दुनिया भर में प्राइवेटाइजेशन हो गई वो खुशहाल है ना, ये ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्टेट के इदारे, रियासत के कारखाने भी बहुत मुनाफे बख्शते चल रहे थे। झील पाक सीमेंट हैदराबाद में एक मिसाल है, प्रॉफिटेबल था, प्राइवेटाइज हुआ 6 महीने में बैठ गया। दानिस्ता तौर पे इन इदारों को ख़राब करना था, फिर एक प्रोपेगेंडा करना था कि पब्लिक सेक्टर चला ही नहीं सकता, इसको बेचो, कौड़ियों के भाव चीज़ें बेची है। जिसने ख़रीदा उसका कोई इरादा नहीं था उस कारखाना को चलाने का। उन्होंने 1 बाय 1 कारखाने, रिकॉर्ड है पूरा, सारे कारखाने बंद हुए हैं और वहाँ रियल एस्टेट प्लॉटिंग करके ज़मीन बेच दिया। जब कारखाने बंद हो जाएंगे तो रोज़गार नहीं मिलेगा और एक्सपोर्ट नहीं होगा, और हम एक्सपोर्ट में वही खड़े हैं, 10 साल से वही खड़े हैं एक्सपोर्ट में इजाफा नहीं हो रहा जी। आप कुछ बनाएंगे तो एक्सपोर्ट करेंगे ना, हम तो कुछ बना नहीं रहे, जो बना रहे थे वो बंद कर दिया हमने। इंपोर्ट ड्यूटी गिरा दी। मैं इधर आता हूँ, मैं इंपोर्ट पे और एक्सपोर्ट पे और मेड इन पाकिस्तान पे मुझे आना है सर, लेकिन उससे पहले इसको ज़रा क्लोज करते हैं ना। अब आप मुझे बताएं ना, जो ये 80 अरब का नुकसान होता है हर साल, जो और बढ़ता जा रहा है, मतलब ये PIA का, हम कैसे PIA को कैसे खड़ा कर सकते हैं? प्राइवेटाइज ना करें PIA को आप एक मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे दे दें, असासे को एसेट्स प्राइवेटाइज ना करें, क्योंकि जब आप स्टेट एसेट प्राइवेटाइज करती है उनके हाथ कटे जाते हैं, उनका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एसेट को प्राइवेटाइज ना करें, मैनेजमेंट प्राइवेटाइज करें। स्टील मिल के पास बहुत ज़मीन है, स्टील मिल को बहाल करने का एक तरीका ये है कि वहाँ पर आप जो इजाफी ज़मीन है वहाँ पर छोटे प्लॉट्स बनाएं और वो इंडस्ट्री लगाने के लिए आप सहूलत दें जो स्टील इस्तेमाल करती है, इंजीनियरिंग गुड्स बनाती है। ठीक है, ठीक है। तो ये मॉडल तो है, नियत की बात है। जो कुदरती वसाइल हमारे पास हैं, हमारे पास इतने कुदरती वसाइल हैं कि जनाब हम तो 1 साल में ही सारे कर्जे उतार सकते हैं और फिर हम बहुत अमीर हो सकते हैं। तो ये कुदरती वसाइल की कहानी है क्या? इतने कुदरती वसाइल है बलूचिस्तान में कि बलूचिस्तान के हर बाशिंदे को 2 नौकरी दे सकते हैं। ठीक, इस वक्त गुर्बत है और भूख भी है। बलूचिस्तान वाहिद सूबा है पाकिस्तान का जहाँ आपको भूख के शिकार ख़ानदान मिलेंगे, ठीक, और कहीं नहीं मिलेंगे, वहाँ मिलते हैं। नहीं, ये कुदरती वसाइल से हम क्यों इस्तेमाल नहीं कर पा रहे सर? वजह क्या है? कुछ ऐसे वेस्टेड इंटरेस्ट है जो चाहते हैं कि उसको कंट्रोल रहे और उसका फ़ायदा उनको रहे, इसलिए वो उसको डेवलप नहीं होने देते, उस पर रुकावटें होती हैं, उस पर झगड़े होते हैं। अगर फ़र्ज़ करें हम 2 हैं, हम बैठे हैं इस्लामाबाद में या लाहौर में या रावलपिंडी में या कराची में, और हम उस वसाइल को कंट्रोल के लिए आपस में लड़ रहे हैं, तो वो तो वही रह जाएगा। ठीक, ये किस्सा है। सही सर, ये फरमाएं कि अब हम उस तरफ आते हैं कि ये जो इंपोर्ट की अब बात करते हैं अक्सर कि जनाब ये इंपोर्ट ख़त्म कर दें या आधी कर दें पहले, फिर और तो कैसे मुल्क कैसे चलेगा सर? क्योंकि यहाँ तो मेड इन पाकिस्तान कुछ है ही नहीं सर, कुछ चल ही नहीं पा रहा है। पहली बात तो ये है कि बहुत वसाइल है ज़री और मिनरल्स के। अगर हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी को ठीक कर दी, हमने पहली बात तो ये कि हमने इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई है इंडस्ट्री को तबाह करने के लिए पिछले 40 साल से। ये मैं दानिस्ता कह रहा हूँ, ठीक, ये मैं महावरतन नहीं कह रहा हूँ। हम चावल एक्सपोर्ट करते हैं और राइस सीरियल इंपोर्ट करते हैं। हमारे सबके यहाँ अगर हम नाश्ते में सीरियल खाते हैं और वो राइस सीरियल खाते हैं, वो इंपोर्टेड है, वो हमारा ही चावल है जो वापस आता है। ठीक, ठीक है। बहुत सारी मेडिकल प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी जड़ी बूटी के एक्सपोर्ट को प्रोसेस करके वापस लाती है। सारी इंडस्ट्री बन सकती है अगर इंडस्ट्रियल पॉलिसी उसको इस तरह स्ट्रक्चर करे कि यहाँ के जो वसाइल है उसको प्रमोट करे। मैं एक बहुत ऐसा मिसाल है जो मज़ाख़ेज़ भी हो सकता है और रोने वाला भी हो सकता है। बेसिक टेक्स्ट बुक ये कहता है
कि रॉ मटेरियल की इंपोर्ट ड्यूटी कम रखें या ज़ीरो रखें और उसके फिनिश प्रोडक्ट की ज़्यादा रखें, ठीक। ताकि मैं रॉ मटेरियल मंगवा के यहाँ बनाऊँ और यहाँ रोज़गार पैदा हो और यहाँ इनकम पैदा हो। हम कागज़ पे ज़्यादा ड्यूटी लगा रहे हैं और किताबें ड्यूटी फ्री है। उर्दू के कायदे चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया से छप के आते हैं, यहाँ प्रिंटिंग प्रेसें बंद हो रही है। इसलिए कि 3 पेपर की मिल्स हैं जो इतने ताकतवर है कि वो इस पॉलिसी को ठीक नहीं करने देते। ठीक है। बाकी शोबों का भी यही हाल है, शुगर का भी यही हाल है। हम हर साल सरप्लस शुगर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक। जब अगला क्रॉप आता है तो मिल वाले कहते हैं कि जी हमारे गोदाम में पहले ही चीनी हम नहीं खरीदेंगे, शुगर के गन्ना नहीं खरीदेंगे। वो शोर मचाते हैं, नहीं खरीदोगे तो सड़ जाएगा। हुकूमत एक मीटिंग कॉल करती है, फिर वो मिल वाले कहते हैं कि आप हमें इजाज़त दें एक्सपोर्ट करने की, लेकिन एक्सपोर्ट हो नहीं सकती क्योंकि हमारी चीनी महंगी है, उनकी सस्ती है। तो हुकूमत सब्सिडी दे, हुकूमत उनके जेब में पैसे डालती है शुगर एक्सपोर्ट करने के लिए। लेकिन सरप्लस इसलिए होता है कि शुगर केन जो ग्रो करते हैं काश्तकार है, उनको रेट बहुत हाई दिया हुआ है। हाई रेट पे वो एकरेज बढ़ा देते हैं, कपास लगाने के बजाय गन्ना लगाते हैं। गन्ना की सरप्लस हो जाती है, कपास हम इंपोर्ट करते हैं टेक्सटाइल मिल को चलाने के लिए। तो पूरा निज़ाम हमने चंद ख़ानदानों को चलाने के लिए, चंद रियासती इदारों को चलाने के लिए पूरा निज़ाम हमने बिगाड़ा हुआ है। ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो ऑयल सर हम इंपोर्ट करते हैं। सर इस पर हम बात करेंगे कि क्या वजह है कि हम क्यों सबसे ज़्यादा ऑयल जो है वो इंपोर्ट करते हैं और क्यों हम बिजली तक जो है वो नहीं बना सके हाइड्रो से, या अब आज जो नए तरीके का आ रहे हैं उसके मुताबिक। उसके साथ साथ मेरे सामने जो बहुत ही काबिल शख्सियात मौजूद हैं, बड़े ज़बरदस्त लोग यहाँ सामने मौजूद हैं। अलीक्स मेरे सामने हैं, अलीगढ़ से पढ़े हुए लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनकी भी ख्यालात जानेंगे। लेकिन ब्रेक के बाद देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हमारा पाकिस्तान के साथ हाजिर खिदमत है। आज हम हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन के हेड ऑफिस में। हमारे सामने अलीगढ़ के इदारे से पढ़े हुए बहुत ही ज़बरदस्त शख्सियात मौजूद हैं। डॉक्टर कैसर मंगाली साहब, हम सर जो इम्पोर्ट हम कम करेंगे, तो सबसे बड़ा जो हम पैसा देते हैं इम्पोर्ट का वो ऑयल का है। और हमने यानी कि हैरत अंगेज़ तौर पे ना डैम्स बनाए 50 साल में, बिजली भी हम ऑयल से बना रहे हैं, हमने अपनी ट्रेन को तबाह कर दिया, हाईवेज़ पे हाईवेज़ बनाए। अच्छा, अब फिर शहरों की बात कर लें। आज कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया के जो 10 बड़े शहर हैं उनमें वाहिद शहर है जहाँ पे कोई सर्कुलर रेलवे, कोई बुलेट ट्रेन, कोई लोकल ट्रेन, कोई अंडरग्राउंड ट्रेन नहीं है। तो ये पेट्रोल माफिया इतना हावी, इतना ताकतवर, और इसकी वजह से एक बड़ी तबाही आई। जी बिल्कुल। मैं पिछले 20 साल से तो गवर्नमेंट के साथ काफ़ी करीबी हो रहा है, गवर्नमेंट के बाहर भी और गवर्नमेंट के अंदर भी। और ये जो इंपोर्ट माफिया है एक पेट्रोल का, इनकी ताकत मैंने देखी है। 1988 में जब ज़ियाउल हक के मरने के बाद गवर्नमेंट बनी तो प्राइम मिनिस्टर को अंदाज़ा था कि पिछले 10 साल में कोई, क्योंकि पावर में इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है तो बहुत शदीद पावर का शॉर्टेज आएगा। और थर्कोल एट्रैक्टिव था, उन्होंने वहाँ पर कुछ काम शुरू किया, लेकिन बहुत सख्त मुखालफत हुई और हुकूमत भी तब्दील हो गई। हुकूमत तो खैर तब्दील होती रही उसके बाद, लेकिन बिजली पे कोई काम हो नहीं पाया चूँकि लेकिन सर महंगी बिजली का आगाज़ उसी वक्त से हुआ था। हमने जो दौर चले उसी में जी जब आपको जल्दी बिजली चाहिए, क्योंकि 88 में जब अगर आपने कोई डैम बनाना था, डैम बनाने में 15 से 20 साल लगते हैं। 15 से 20 साल इंतज़ार नहीं हो सकता था, शॉर्टेज वहीं शुरू हो चुकी थी। ठीक है, तो उस वक्त तो ये जो
दूसरे प्लांट्स जो है जिसको 2.5 से 3 साल लगते हैं बनने में, वही ऑप्शन था, IPPs जो थे। IPPs जो है। लेकिन हमने कई चीज़ें की। पहले तो हमने सारा इंपोर्ट पे इन्हिसार कर दिया, फर्नेस ऑयल से बनाना शुरू किया। जितने भी प्लांट्स लगे फर्नेस ऑयल के लगे, कोल के कोई प्लांट्स नहीं लगे, हालांकि कोल की डेवलपमेंट हो सकती थी, थर्कोल की। ये बहुत एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया गया कि ये कोयला ठीक नहीं है बिजली बनाने के लिए, हालांकि यही कोयले से इंडिया बिजली बना रहा था अपनी तरफ जो थर है जी। और यही कोयले से जर्मनी में बिजली बनती थी। ये लिग्नाइट कोल है, ये इस कोल की जो खासियत है लिग्नाइट कोल है। अब बन रहा, पावर जनरेट हो रहा है और ग्रिड में सप्लाई भी हो रहा है, उसमें कोई नुकसान कहीं को नजर नहीं आ रहा। लेट हो गया ना, 70 साल हमने ज़ाया कर जी, दानिस्ता लेट किया ना कि वो, और जो ऑयल माफिया है उसने किया। सोलर पे बहुत गुंजाइश है ग्रिड से प्रेशर हटाने का, जी। उसकी कोई पॉलिसी आज तक नहीं है, वो हम कर सकते हैं। जो ट्रेन है, रेलवे है, वो 1/3 कम फ्यूल इस्तेमाल करता है पर किलोमीटर। जी। पहले हमारी जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन थी मुल्क के अंदर, वो ज़्यादातर रेल के ज़रिए होती थी, लेकिन लेट 70s से ये सारा शिफ्ट हो गया ट्रक को। ठीक। जो 1/3 ज़्यादा फ्यूल इस्तेमाल करता है। अगर हम रिवर्स कर दें, वापस हम चले जाएं रेल की तरफ, इस वक्त 95% गुड्स ट्रांसपोर्टेशन जो है ट्रक के ज़रिए होती है। जी। अगर हम इसको शिफ्ट कर दें रेल में, तो तकरीबन 1/3 फ्यूल कम इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो वहाँ कमी होगी। जी। ठीक है। बिजली हम इंपोर्टेड फ्यूल से ख़त्म कर दें तो वहाँ हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वक्त 1/4 ऑफ द हमारा इंपोर्ट बिल है, वो सिर्फ एक आइटम का है, वो है ऑयल। ठीक। ये 2 सेक्टर्स में रिफॉर्म करके हम अपनी ऑयल की कंजम्पशन को गिरा सकते हैं, तो इंपोर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। और इसकी रिफ्लेक्शन फिर हमारी सब चीज़ों के ऊपर आएगी। हमारी सबसे पहली बात तो हमारे रुपए के ऊपर आएगी। रुपए पे आएगी, बिल्कुल। क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज का डेफिसिट कम होगा तो हमारे रुपए पे प्रेशर भी कम होगा, तो डॉलर नहीं आएगा। हम आगे बढ़ते हैं, हमारे सामने बहुत ही ज़बरदस्त लोग मौजूद हैं। सबसे पहले हम गुजारिश करेंगे जनाब जावेद अनवर साहब, जो कि चांसलर हैं ससेद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के, प्रेसिडेंट हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वर्ल्ड बाय एसोसिएशन के। सर, आपके क्या ख्यालात हैं? आपने कहा कि इंडस्ट्री जो यहाँ पे बनी उसको क्यों क्रिपल कैसे हुई। मैं एक मिसाल दूंगा। मेरे एक दोस्त सऊदी अरबिया से आए और उन्होंने यहाँ पे इंडस्ट्री लगाई डिस्पोजेबल मेडिकल सप्लाईज की। 2 साल के बाद देखा उन्होंने, ये तो मैं जो बना रहा हूँ ये महंगी है और बाहर से जो सामान वो आ रहा है वो सस्ता है। मेरा बिजनेस बैठ गया, मैंने प्लॉट बेचा। और चूँकि टैक्स की जो आपने बात की ना, टैक्स ऐसे लगे हैं कि वो फ्लॉरिश करे बाहर का इम्पोर्ट। उन्होंने फिर खुद वही किया कि चाइना में जाकर इंडस्ट्री लगा दी और अब अपना काम कर रहे हैं। कि गवर्नमेंट भी महसूर है, मजबूर है, क्या है मैं नहीं समझ सकता। इस किस्म की पॉलिसी जो अपनी इंडस्ट्री को क्रिपल कर दे, वो सोच को बदलना हो, वो तो 1 मिनट में हो सकता है अगर वो चाहें। जब पार्लियामेंट में ये पास हो सकता है कि साहब इतना फलाने लिया, कोई करप्शन नहीं है, तो ये नेशनल इंटरेस्ट में क्यों नहीं करते आप? हमारे साथ कमोडोर सलीम सिद्दीक साहब भी मौजूद हैं, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इदारे के। सर, क्या ख्यालात हैं सर आपके? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक इतना करप्शन की बात हुई, बेईमानी, झूठ सब है, इसकी किसी को सज़ा मिली है? इसमें वो शामिल हैं वो लोग जो सज़ा देने के जिम्मेदार हैं? आज तक बताएं। अरशद खान साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जनरल सेक्रेटरी हैं वर्ल्ड बाय एसोसिएशन के। मैं तो कैसर बंगाली साहब की जो बातें सुनी हैं, ये तो बहुत ही ख़तरनाक बातें जो उन्होंने कही हैं इस मुल्क के हवाले से, कि जिस मुल्क का मिजाज ही भीख मांग के खुश होना हो और तरक्की की बात पे लोगों को गद्दार फांसियों पर चढ़ाना हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये मुल्क आगे कितने अरसे और चलेगा। अगर हम इसी तरह भीख मांगते रहे और अपने ऊपर हमने रिलाई ना किया, तो ये मुल्क जैसे पिछले 1 साल में कह रहे हैं 10 लाख लोग मुल्क छोड़ के चले गए
अब मेरी एज के लोग या जो हमारी जो लड़के जो पास आउट हो रहे हैं, जो ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनका ये सोचना हो रहा है कि हम ये मुल्क कैसे छोड़ सकते हैं, हम कैसे बाहर जाएं, कि जो हालात इस मुल्क में इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर कासिम अब्दाली साहब, ये बड़ा बहुत आम सवाल है और ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो आप कुछ उम्मीद दे सकते हैं कि जनाब नहीं भाई यहाँ रुक जाओ, या यहीं से इस उम्मीद से इस मुल्क से अब जो हालात हैं चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? उम्मीद उसी वक्त दे सकते हैं कि जब वो इक़दाम लिए जाए जिससे मईशत बेहतर होने के इम्कानात हो जाए। इस वक्त हमें नज़र नहीं आता कि ऐसे इक़दाम लिए जा रहे हैं। दो चीज़ों पे इन्हिसार है, मज़ीद कर्ज़ा लो और असासे बेचो। कर्ज़ा ताहयात मिलेगा नहीं, कि एक वक्त आएगा जब वो कहेंगे कि अब कर्ज़ा नहीं देते चूँकि वापसी का कोई उम्मीद नहीं है, और जब सब चीज़ बेच लेंगे तो बेचने को भी कुछ नहीं होगा। तो उस सूरत में आप क्या उम्मीद दे सकते हैं किसी को? सर बड़ा मुल्क है सर, इतनी कुदरती वसाइल, दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, ये 25 करोड़ की आबादी, इतने काबिल लोग, बस क्या वजह है? इसलिए कि जो इस मुल्क को चलाते हैं वो इस तरह नहीं देखते। आपने सही कहा, मुल्क में बहुत वसाइल है। मैं भी हर वक्त जगह जगह कहता हूँ कि हम एक अमीर मुल्क है वसाइल के हवाले से, और हम 20 साल के अरसे में बेरोज़गारी और गुर्बत और नाखवानदगी ख़त्म कर सकते हैं। ये मुमकिन है, लेकिन आप कोशिश करेंगे तो होगा ना। नहीं तो अगर मिसाल के तौर पे अगर आप कह रहे हैं कि चंद लोग जो हैं वो ये नहीं करने दे रहे, तो भाई अवाम तो जागे ना। आप जैसे लोग, इन जैसे लोग, ये लोग जो उस वक्त हमें देख रहे हैं, अवाम जागे, अवाम आगे आए। जी, ये ही करना पड़ेगा। अवाम को आना पड़ेगा, सड़क पे आना पड़ेगा। बंद कमरों में एहतजाज करके हालात नहीं बदलेंगे, सड़क पे आना पड़ेगा। यानी बंद कमरों में एहतजाज भी ना करें, और बंद कमरों में जो फैसले होते हैं हमारी तकदीर के, उसके खिलाफ लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, ये आपने बहुत सही बात की, बंद कमरों में जो फैसले होते हैं। मैं जब बलूचिस्तान में 3 साल एडवाइज़र रहा हूँ, ज़ाहिर है बहुत सारे फिर एक्सेस होता है डॉक्यूमेंट्स का देखने का, तो मैंने दरियाफ़्त किया कि ग्वादर पोर्ट का जो एग्रीमेंट है चाइना के साथ, उसमें जो रेवेन्यू का शेयर है चाइना और पाकिस्तान का, उसमें पाकिस्तान का शेयर सिर्फ 9% है, 9%। तो मैं पहले भी कहता था और उसके बाद भी अभी भी कहता हूँ, अभी जो यूएई के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कराची पोर्ट हैंड ओवर करने का, कि एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविज़न होना चाहिए कि जो भी एग्रीमेंट आप किसी गैर मुल्की हुकूमत या गैर मुल्की कॉरपोरेशन के साथ करें, उसकी मंजूरी पार्लियामेंट से लें और फिर पब्लिक करें। पार्लियामेंट में जाएगा तो पब्लिक हो जाएगा। जी जी, ठीक है ना। तो ये खुफिया एग्रीमेंट्स फिर नहीं होगी। 9% शेयर पे हिस्से में हमने ग्वादर को दे दिया। उसके साथ हमारी कमिटमेंट है कि सिक्योरिटी के तमाम अखराजात हम उठाएंगे। तो मैं 2016 से ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैंने इनफैक्ट एक नोट इशू किया जिसमें 12 सवाल है। उसमें एक सवाल ये है कि ऐसा तो नहीं है कि ग्वादर पे हम खर्च ज़्यादा कर रहे हैं, आमदनी कम है। मतलब हम सिक्योरिटी पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और वो 9% हमारा हिस्सा है वो कम है, तो ये तो घाटे का सौदा है, दुकान बंद हो जाना चाहिए। यानी उनको क्या कहेंगे, जो जा रहे हैं वो चले जाएं? आप किस मुंह से उनको रोकेंगे? आप ऑफ़र क्या कर रहे हैं उनको? ये फरमाइए कि ये जो चीज़ों को डॉक्यूमेंट करना, आपकी आवाज़ या आप जैसी शख्सियात की आवाज़ जो है ये मल्टीप्लाई हो, एक प्रेशर ग्रुप बन सके, हुकूमत के ऐवानों की तरफ जा सके, चीज़ों को बेहतर, आपको रास्ता नहीं बचा सर। अब मतलब लोग, जो महंगाई का आलम है, जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, जो क्राइसिस है, जो रियासत अपने लोगों को ओन नहीं कर रही, ना तालीम दे रही है, ना सेहत दे रही है, हर आदमी अपने दम पे खड़ा हुआ है, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ना कुछ भी नहीं है ना। तो कैसे सर ये मूवमेंट कैसे क्रिएट हो सकती है? कि हम सब मिल के कुछ कर रहे हैं। आज जो ये प्रोग्राम हो रहा है, आप अपना रोल अदा कर रहे हैं। ये जैसे आपने कहा ये टेलीविज़न पे चलेगा, सोशल मीडिया पे चलेगा, तो ये मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह हम कोशिश कर सकते हैं। कोई इनकलाब एक शख्स के कहने पे नहीं आता, वो एक जो सेंटिमेंट जमा जब होता है,
एक स्पार्क कहीं लगता है तो फिर आग लगती है। जब पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है वसाइल के हवाले से। हमारी जितनी आबादी है ना, उतनी ही आबादी इंडिया में सड़कों पर रहती है। ठीक। हम उस आबादी को इमदाद दे सकते हैं, ये हमारी काबिलियत है। लेकिन उसके लिए हमें एक ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है, सियासी और माशी, जो मुल्क के वसाइल को इस्तेमाल करे मुल्क के फ़ायदे के लिए, चंद ख़ानदानों के लिए नहीं, गैर मुल्की ताकतों के लिए नहीं। ये एक बात है। इस वक्त भी हम हालात को ठीक कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि नहीं कर सकते, लेकिन जो फैसले करने वाली ताकतें हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि मुल्क को रखना या नहीं रखना है। हम उसी मोड़ पे खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर बंगाली साहब। शुक्रिया अदा करना चाहेंगे डॉक्टर साहब का कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए, ज़बरदस्त ख्यालात का इज़हार किया। उसके साथ साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन का कि एक बड़ी तादाद में अलीग्स ने आज प्रोग्राम में शिरकत की। आपके हेड ऑफिस में आज हमने प्रोग्राम किया और आप सबकी मौजूदगी एक उम्मीद का इजहार है कि आप सब जो हैं पाकिस्तान से जुड़े हुए, पाकिस्तान के आने वाले कल से जुड़े हुए, और हम सब मिलकर ही इस मुल्क को आगे लेके जाएंगे और हमारे पाकिस्तान को एक कामयाब व कामरान पाकिस्तान बनाएंगे। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।